मेरा पति रोज रात को मुझे नींद की दवाई देकर मेरी सास के कमरे में जाता था। जब मेरी आंख खुलती तो मुझे मेरी सास के कमरे से चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती थी। आखिर मेरा पति उनके साथ रात भर क्या करता था, इसी का पता लगाने के लिए एक दिन मैं छुपकर उनके कमरे में बैठ गई। उसके बाद मैंने देखा कि मेरा पति तो मेरा नाम सुनीता है। मैं एक अमीर घराने में पैदा हुई थी, जिसकी वजह से हमेशा ही मेरे शौक ऊंचे रहे थे। मेरे पिताजी के बड़े बड़े कारोबार चलने की वजह से हमारे कभी भी धन दौलत की कमी नहीं आई। इसीलिए मेरी परवरिश सबसे महंगी और शौक से हुई थी। इसी वजह से शायद मैं हमेशा से ही बेफिक्र रही थी और अपने माता पिता की इकलौती संतान होने की वजह से उनका सारा लाड दुलार सिर्फ मेरे लिए ही था और हर मेरे शौक को एक बार बोलने पर ही पूरा कर देते थे। मैं अपने छोटे से आशियाने में बहुत खुश थी, क्योंकि अपने माता पिता की लाडली होना मेरे लिए गर्व की बात थी। वह हमेशा मेरी हर छोटी बड़ी जरूरतों का ख्याल रखते थे। मुझे कभी भी किसी चीज की जरूरत होती तो वह हमेशा मेरी उस जरूरत को बिना सोचे समझे ही पूरा कर देते थे। वैसे मेरे पिताजी और माँ बड़े ही ऊंचे ख्यालात वाले थे। उन्होंने अपनी ऊंची सोच की वजह से पूरे शहर में नाम बनाया हुआ था, क्योंकि उनकी सोच छोटी नहीं थी। वह हर छोटी बड़ी सिचुएशन को बड़ी ही गहराई से समझते थे। ऐसे माता पिता पाकर मैं बहुत खुश थी। खैर, अब मेरा स्कूल पूरा होने के बाद कॉलेज में दाखिला करवाया गया, शहर के सबसे बड़े और महंगे कॉलेज में। जब मेरा दाखिला हुआ तो मैं सबकी नजरों में ऊपर ही थी, क्योंकि उस कॉलेज की फीस इतनी ज्यादा थी कि हर कोई उसमें दाखिला करवा ही नहीं सकता था। लेकिन मेरा दाखिला उसमें हुआ तो मुझे खुद पर गर्व महसूस हो रहा था। इसी वजह से वहां पर भी महंगे महंगे घरों के लोग ही थे, इसीलिए बड़े घर के लड़के लड़कियों के साथ मेरी दोस्ती हो गई। अब मैं पढ़ाई में भी अव्वल थी, क्योंकि मेरा एक सपना था कि मैं पढ़ लिख कर एक अच्छी डॉक्टर बनूं और अपने माता पिता का नाम रोशन करूं, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक मेरे माता पिता ने मेरी हर जरूरत का ख्याल रखा। वैसे भी मैं उनका ख्याल रखना चाहती थी और कभी भी उनका सिर नहीं झुकाना चाहती थी। लेकिन मुझे कहाँ पता था कि मैं पढ़ाई लिखाई की बजाय इन सब कामों में पड़ जाऊंगी। दरअसल कॉलेज में मुझे एक लड़की से प्यार हो गया, जिसका नाम संजय था। मैं संजय को इस कदर दिल दे बैठी कि उसके अलावा मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता था। वह एक नेक दिन इंसान था और संस्कारी भी था। वह हर किसी की बिना सोचे समझे मदद कर देता था और बोलने से पहले 100 बार सोचता था, और वह भी सोच समझकर बोलने वाला लड़का था। इसीलिए उसकी इन सब खूबियों की वजह से मैं उसे चाहने लगी। अब संजय भी मुझसे प्यार करने लगा और हमेशा मेरे आगे पीछे घूमने लगा। एक लड़की के लिए इससे ज्यादा भला जरूरी क्या हो सकता है कि वह जिससे प्यार करती है वह उसके आगे पीछे घूमे। संजय हर मेरी छोटी बड़ी जरूरतों का ख्याल रखना और मेरे लिए नए नए सरप्राइज भी प्लान करता। संजय भी एक अमीर घराने से ही था। उसके यहाँ भी किसी चीज की कमी नहीं थी। वह अपनी माँ का इकलौता बेटा था। अब मैं संजय को खूब चाहने लगी थी। अब एक रोज मैं और संजय कॉलेज में बैठे थे। तभी संजय ने कहा कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब मेरे घर में मेरी माँ ने मेरी शादी का जिक्र करना शुरू कर दिया है। अगर तुम अपने घर वालों से बात कर लेती हो तो मैं रिश्ता भिजवा दूं। तभी मैंने सोचा कि अभी तक तो हमारा कॉलेज भी पूरा नहीं हुआ है और इतनी जल्दी शादी भी। तभी फिर मैंने सोचा कि कहीं इन सब के चक्कर में मैं संजय को खो ना दूं, क्योंकि मैं संजय के प्यार में इस कदर पागल हो गई थी कि उनके अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता था। तभी मैंने कहा कि ठीक है, मैं अपने घर पर बात करके तुम्हें बता दूंगी। फिर दूसरे दिन जब मम्मी पापा घर पर बैठे थे तो मैंने उन लोगों से बात करनी चाहिए। उनकी सोच अच्छी थी, वह मुझे कभी भी मना नहीं करते। लेकिन फिर भी जो एक लड़की के मन में शर्म होती है वह मेरे मन में बार बार पनप रही थी। मैंने जैसे तैसे हिम्मत करके अपने माँ पापा को संजय के बारे में बता दिया। पिताजी पहले तो हंसे और फिर कहने लगे कि हमारी बेटी अब इतनी बड़ी हो गई है कि अपने होने वाले पति का चयन भी खुद करने लगी है। तभी मैंने पापा से कहा कि आप एक बार संजय से मिलकर देख लीजिए, वह बहुत अच्छा लड़का है। दूसरे दिन पापा ने संजय को घर पर बुला लिया और उनके साथ खूब बातें की। संजय के सोच विचार जानकर पापा को भी बहुत खुशी हुई और कहने लगे कि लड़का तो अच्छा है, अब इसकी माँ से बात करके रिश्ते की बात शुरू कर दे तो अच्छा रहेगा। तभी मेरे पापा और माँ और मैं संजय के घर पर गए। वहाँ उसके माँ से मिलने के बाद मैंने देखा कि संजय की माँ तो एक जवान लड़की की तरह ही थी। मुझे देखकर पहले तो खूब हैरान हुई कि भला इतनी कम उम्र में संजय की माँ कैसे हो सकती है। दरअसल मेरे मम्मी पापा भी कम उम्र के थे, लेकिन वह भी इतने जवान और हट्टे कट्टे नहीं थे।
तभी मैंने संजय से पूछा कि तुम्हारी माँ इतनी स्लिम और इतनी कम उम्र की कैसे लग रही है? ये तो बिल्कुल मेरे जैसे ही लग रही है। तभी संजय कहने लगा कि नहीं नहीं, मेरी माँ हमेशा से ही अपनी बॉडी का ध्यान रखती है और खाने पीने का पूरी तरह से ध्यान रखती है। महंगा और अच्छा अच्छा खाना पीना करती है, जिसकी वजह से वह इस तरह दिखती है, वरना उनकी उम्र इतनी कम नहीं है। वह तुम्हारे मम्मी पापा जितने ही बड़े हैं, लेकिन वह अपनी उम्र को दिखाती नहीं है क्योंकि उन्होंने अपनी बॉडी को मेंटेन रखा हुआ है। अब मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी सास ही इतनी अच्छी है और बॉडी को मेंटेन रखने वाली है, तो कल को मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तभी हम लोगों ने संजय और मेरे रिश्ते के बारे में बात कर लिया। अब संजय की माँ ने भी रिश्ते के लिए हाँ बोल दी और कहा कि ठीक है, आप जल्द से जल्द अगर शादी का विचार कर लो तो अच्छा रहेगा। मेरे मम्मी पापा को मेरी शादी इतनी जल्दी नहीं करनी थी क्योंकि वह पहले मुझे अपने पैरों पर खड़ा करना चाहते थे, लेकिन फिर मेरी खुशी के लिए उन्होंने हाँ बोल दी और कहा ठीक है, हम लोग अच्छे पंडित से मुहूर्त निकलवा लेंगे और आप लोगों को आगाह कर देंगे। खैर, अब तो मेरे मन में सिर्फ यही चल रहा था कि मेरे ससुराल वाले इतने अच्छे हैं तो मुझे किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। दरअसल मैं हमेशा से ही यही सोचती आ रही थी कि पता नहीं मेरी सास कैसी होगी, क्योंकि मेरी नज़र में तो मेरी सास वही बुजुर्ग सी दिखाई दे रही थी कि कोई बुजुर्ग महिला होगी और जिसकी सेवा मुझे करनी पड़ेगी और उसके ख्यालात से चलना पड़ेगा। लेकिन मेरी यह सोच बिल्कुल गलत निकल गई। मेरी सास तो इतनी जवान और हट्टी कट्टी थी कि मुझ जैसी दिखाई देती थी। एक रोज मैं और संजय बैठे थे, तभी मैंने संजय से उसके पिता के बारे में पूछा कि तुम्हारे पिताजी का देहांत कैसे हुआ। तभी संजय ने कहा कि मेरे पिताजी एक्सीडेंट में मारे गए थे। उसके बाद मेरी माँ ने ही मेरा पालन पोषण किया और हम माँ बेटे ही एक दूसरे का सहारा बनकर रहे थे। यह सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ कि संजय के पिताजी इस दुनिया में इस कदर नहीं है। बेचारा छोटी सी उम्र में ही बिना बाप का हो गया। लेकिन खैर, मैंने मन में सोचा कि अब होने को कौन टाल सकता है। खैर, अब ऐसे ही दिन निकलते गए। मेरी और संजय की शादी का भी दिन नजदीक आने लगा। मेहमानों ने घर में दस्तक दे दी और बड़ी ही धूमधाम से हमारी शादी की तैयारियां होने लगी। अब शादी में कुछ ही दिन बचे थे। ऐसे ही दिन निकलते गए। अब शादी का दिन भी आ गया। बड़ी धूमधाम से मेरी और संजय की शादी करवाई गई। शादी के बाद मुझे संजय के घर पर सारी रस्मों और रिवाजों के साथ संजय के साथ नई जिंदगी शुरू करने के लिए उसके कमरे में भेज दिया गया। लेकिन जैसे ही कमरे में गए तो थोड़ी ही देर बाद संजय दूध का गिलास लेकर आया और मुझे पिलाने लगा। तभी मैंने संजय से कहा कि मैं कभी दूध नहीं पीती हूँ, लेकिन संजय ने जबरदस्ती मुझे वह दूध पिला दिया। वह दूध पीते ही मानो मेरा सर भारी होने लगा और मैं गहरी नींद में जाने लगी और मैं कब सो गई मुझे पता ही नहीं चला। सवेरे जब उठकर देखा तो मेरा सर बिल्कुल भारी था और पूरा बदन दर्द से करा रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि कल तो मेरी और संजय की पहली रात थी, तो इस वजह से ही थोड़ी थकान हुई होगी। मैंने इस बात को अनदेखा कर दिया। अब सब लोग शादी में मेरे पीहर से आए हुए सारे गिफ्ट देखने लगे। दरअसल मेरे पिताजी ने दहेज में बहुत सारा धन और गाड़ी और बहुत सारे गिफ्ट दिए थे, जिनमें महंगी महंगी चीजें थी। अब हम लोग बड़ी बड़ी चीजों को खोलने लगे और देखने लगे। तभी संजय की माँ कहने लगी कि तुम्हारे पिताजी तो बहुत धनवान हैं, बड़ा धन दिया है। तभी मेरे पिताजी की बड़ाई सुनकर मुझे खुशी हुई और मैं फूले नहीं समा रही थी। लेकिन मुझे एक बात थोड़ी अजीब लगी। संजय इतने बड़े खानदान से तो नहीं था, क्योंकि जिस तरह वह शादी से पहले बातें करता था तो ऐसे ही लगता था कि वह बहुत ही अमीर खानदान का है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद मुझे पता चला कि उनको यहाँ तो इतना पैसा नहीं है। लेकिन खैर, मैंने इन सब चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं संजय से प्यार करती थी और संजय और उसकी माँ एक नेक दिल इंसान थे। वह मेरा ख्याल रखते थे और मुझे अपनी बेटी की तरह ही रखते थे, इसीलिए मुझे उनके धन दौलत की कोई जरूरत नहीं थी। और वैसे भी माँ पिताजी का सारा पैसा मेरा ही तो था। पिताजी ने तो साफ बोल दिया था कि कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो बिना हिचकिचाहट बोल देना। अब ऐसे ही दिन निकलते गए। लेकिन मुझे एक चीज बहुत अजीब लगती थी कि संजय जैसे ही रात होती मुझे जबरदस्ती दूध पिला देता और दूध पीने के बाद जब मैं गहरी नींद में चली जाती, मैं संजय को बहुत मना करती कि मुझे दूध बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन संजय कहता कि कितनी दुबली पतली हो गई हो, तुम्हारे माँ पिताजी क्या कहेंगे कि हम तुम्हारा ख्याल नहीं रखते, इसीलिए तुम में ताकत आती रहेगी, तुम्हें दूध तो पीना ही पड़ेगा। संजय की ऐसी प्यार भरी बातों के अंदर
मैं कब आ जाती मुझे पता ही नहीं चलता, और वह जबरदस्ती मुझे दूध पिला देता। दूध पीते ही जो मेरा हाल होता था उससे मैं बिल्कुल वाकिफ थी। सवेरे उठकर ही मुझे पता चलता था कि मैं सो गई थी और मुझे कल रात वाली कुछ भी बात याद नहीं रहती थी। खैर, अब तो यह रोजाना ही होने लगा। एक रोज मैंने देखा कि संजय ने मुझे दूध पिला दिया और मैं सो गई, लेकिन किसी वजह से मेरी आंख खुल गई। जैसे ही मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि संजय तो कमरे में है ही नहीं। फिर मैं ज्यादा नहीं उठ पाई, लेकिन अपने बिस्तर से थोड़ा उठकर देखा तो मैंने देखा कि संजय तो मेरी सास के कमरे में चले गए हैं और उनके कमरे से जैसे चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं और हाफने की भी आवाज आ रही है। आखिर वह दोनों उस कमरे में कर क्या रहे थे? मैं वहां जाकर देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरा सर इतना चकरा रहा था कि मुझसे ज्यादा चला नहीं गया और मैं वापस बिस्तर पर लेट गई और फिर मेरी आंख लग गई। दूसरे दिन सवेरे जब मैं उठी तो मुझे कुछ भी याद नहीं रहा और मैं वापस से अपने काम में लग गई। लेकिन अब मैंने ठान लिया था कि मैं अब दूध नहीं पीऊंगी, क्योंकि दूध पीने के बाद पता नहीं क्या हो जाता है। तभी शाम के समय मैंने संजय से कहा कि आज मैं दूध नहीं पीऊंगी, दूध पीने के बाद मेरा सर भारी हो जाता है। तभी संजय ने कहा कि तुम इतनी कमजोर हो गई हो और इतना ताकतवर दूध पीती हो तो तुम्हें चक्कर आते हैं, लेकिन तुम फिक्र मत करो, ज्यादा दिन ऐसा नहीं होगा। इसलिए वह मेरी एक ना सुनता और मुझे दूध पिलाकर चला जाता। लेकिन आधी रात को मेरी आंख खुल ही जाती थी, क्योंकि हर रोज तो ऐसा होने से रहा, लेकिन मैं अपने बिस्तर से उठकर ज्यादा चल नहीं पाती थी और हर रोज देखती थी कि संजय मेरी सास के कमरे में जाता है। मुझे पता लगाना ही होगा, लेकिन मुझे किसी भी तरह का सबूत नहीं मिल रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं कैसे पता करूं कि मुझे ऐसा होता क्या है। तभी मुझे एक दिन बैठे बैठे उल्टियां होने लगी और चक्कर भी आने लगे। उस समय मेरी सास और संजय घर पर नहीं थे, वह किसी काम से हमारे रिश्तेदार के यहाँ गए हुए थे। तभी मैंने सोचा कि मुझे डॉक्टर से ही चेकअप करवा लेना चाहिए, ताकि कहीं और ज्यादा समस्या ना हो जाए। तभी मैं डॉक्टर के हॉस्पिटल में गई। डॉक्टर ने मेरी रिपोर्ट वगैरह निकाली, फिर मुझे अपने कैबिन में बुलाते हुए कहा कि आपको नींद न आने की समस्या है क्या? तभी मैंने डॉक्टर से कहा, नहीं ऐसा तो नहीं है, मुझे तो प्रॉपर बड़ी अच्छी नींद आती है। तभी वह डॉक्टर कहती है कि आपको इस तरह की दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि आप रोजाना नींद की दवाइयाँ यूज कर रही हैं। डॉक्टर की ऐसी बातें सुनकर मैं तो हक्की बक्की रह गई। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी डॉक्टर ने कहा कि नींद की दवाइयाँ रोजाना लेने की वजह से आपका सर भारी रहता है, जिसकी वजह से आपकी यह हालत हो गई है। अगर आपने ये दवाई लेना बंद नहीं किया तो आपकी सेहत के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तभी मैंने डॉक्टर से हाँ बोल दी और घर की तरफ आ गई। अब तो मेरे दिमाग में सिर्फ यही बात चल रही थी कि मेरे को नींद की दवाई दे कौन रहा है। तभी मेरी समझ में आया कि रोज दूध पीने के बाद मेरे साथ जो होता है उसमें यह नींद की दवाई का ही असर होता है। अब मुझे पूरा शक हो गया कि संजय जरूर मुझसे कुछ छुपा रहा है। यूं रात को मेरी सास के कमरे में जाना और मुझे रोजाना दूध पिला देना जिसमें नींद की दवाई मिली होती है। अब मुझे पूरा यकीन हो गया था कि संजय जरूर मेरे साथ गलत कर रहा है। तभी मैंने अपने पिताजी को फोन लगाया और सारी बात बता दी। पिताजी ने कहा कि हम लोग वहां पर अभी आ रहे हैं। तभी मैंने उनसे मना कर दिया कि आप लोग सरेआम मत आओ, मुझे इन लोगों का पूरा सच जानना पड़ेगा, हम इन्हें रंगे हाथों पकड़ेंगे। तभी मेरे पिताजी ने कहा ठीक है, मैं अपने कुछ जानकार लोगों को वहां भेज देता हूँ जो वहां तुम्हारे घर के आसपास छुपकर बैठ जाएंगे और तुम उन लोगों का पूरा सच जान लेना। तभी दूसरे दिन मैंने सोचा कि दूध का गिलास नहीं पीऊंगी और सोने का नाटक करूंगी, और जैसे ही संजय मेरी सास के कमरे में चले जाएगा उसके बाद मैं उनके कमरे में छुप कर देखूंगी कि आखिर होता क्या है। फिर दूसरे दिन जब संजय मुझे दूध पिला रहा था तो मैंने उनके हाथ से दूध का गिलास ले लिया और खांसने का नाटक करने लगी। संजय जैसे ही पानी लाने के लिए गया मैंने वह दूध पास में ही रखे गुलदान में डाल दिया और पीने का नाटक कर लिया। दूध पीने के बाद मैं बिल्कुल ऐसे ही सो गई जैसे मुझे सच में नींद आ गई हो। अब संजय को लग गया कि मैं बिल्कुल गहरी नींद में चली गई हूँ, तो उसने झट से मेरे को कंबल उड़ाया और मेरे कमरे का दरवाजा बंद करते हुए मेरे सास के कमरे में चला गया। तभी मैं उसका पीछा करते हुए वहां पर चली गई और छुपते छुपाते उनके कमरे में घुस गई। उस समय वह दोनों किचन से कुछ सामान लाने के लिए गए थे। मैं अपने बिस्तर के ऊपर तकिया लगाकर ऊपर चादर डाल दी ताकि सबको लगे कि मैं सो रही हूँ, और मैं अपनी सास के कमरे में जाकर छुप कर बैठ गई। उसके बाद जब वह दोनों कमरे में आए तो मैंने जो देखा उसे देखकर तो मेरी रूह कांप गई।
मैंने देखा कि संजय और मेरी सास तो आपस में पति पत्नी की तरह ही रोमांस कर रहे हैं। अब मुझसे सहन नहीं हुआ और मैं झट से बाहर निकल आई। मुझे अचानक वहां पर देखकर वह दोनों घबरा गए। अब मेरी सास गुस्से से आंखें लाल करती हुई मेरी तरफ मारने को बढ़ी ही थी। इतने में मेरे पापा के दोस्त वहां आ गए, जो वहां पर छुपे थे। वह अंदर आ गए और उन दोनों को पकड़ लिया। तभी मैंने उन दोनों को तमाचा मारते हुए कहा कि आखिर इतने सब दिनों से तुम कर क्या रहे थे? और संजय, तुम तो मुझसे प्यार करते थे, तो मुझे नींद की दवाई क्यों देते थे? तभी संजय ने हाथ जोड़ लिए और कहने लगा कि दरअसल ये मेरी माँ नहीं, ये मेरी पत्नी है। यह इतनी स्लिम इसलिए है क्योंकि इसकी उम्र कम है। दरअसल जब तुम कॉलेज में पढ़ने के लिए आई तो मुझे पता चला कि तुम बहुत अमीर खानदान से हो और इकलौती भी हो। इसलिए हम दोनों ने प्लान बनाया कि तुमसे शादी कर लेंगे और तुम्हारा सारा धन जायदाद अपने नाम करके तुम्हें मार देंगे और हम यहाँ से चले जाएंगे। इसी के लालच में मैं तुझे नींद की दवाई देता और अपनी पत्नी के पास हर रात को आ जाता था, और जब तक तुम्हारी जमीन जायदाद हमारे नाम नहीं हो जाती, इसलिए हम लोग तुझे सही से रख रहे थे। यह सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किन लोगों के बीच फंस गई थी। मैंने संजय से कितना प्यार किया था, लेकिन इसने तो धन के लालच में आकर मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, अपनी पत्नी को अपनी माँ बनाकर रखा। अब मुझसे कुछ बर्दाश्त ना हुआ। मैंने अपने कपड़े डाले और सीधा अपने पिताजी के घर आ गई। अब मैंने संजय को डिवोर्स दे दिया और धोखाधड़ी के केस में उन दोनों को जेल भी करवा दी। लेकिन मैं इस बड़े से धोखे को कभी भी भुला नहीं पाई। हमेशा मेरे मन में संजय को लेकर इतनी नफरत भर गई थी कि मैं उसके नाम तक से ही नफरत करने लगी थी।